जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का और इस सेशन का आगाज़ करते हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है डाटा सिस्टम एंड रिस्क। न्यू एजुकेशन स्कीम में आई के अपने ये एक न्यू सब्जेक्ट आपके सिलेबस में ऐड किया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट और जो इसमें कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नए होंगे। आज का लेक्चर बेसिकली ओरिएंटेशन है, ठीक है, टीचर्स के साथ भी और इस सब्जेक्ट के साथ भी। ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाए इसकी नेचर क्या, क्योंकि नया सब्जेक्ट है ना, तो उसकी नेचर समझना, इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, क्यों हम सीख रहे हैं, कहाँ अप्लाई होगा, ये चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में डिस्कशन होगी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। तकरीबन 17 साल हो गए मुझे टीचिंग कर रहा हूँ, फुल टाइम बेसिस के ऊपर टीचिंग प्रोफेशन में एंगेज हूँ। आपका ये जो कोर्स है ये कम्प्लीटली इंशाल्लाह मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल जो इस सब्जेक्ट को लेके जहन में आता है वो ये कि ये सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो क्या ये सब्जेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को टीच करना चाहिए या किसी कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट पर्सन को टीच करना चाहिए? पहला सवाल ये है। इसका जवाब ये है कि देखा जाएगा इसका पर्पज़ क्या है। अगर तो इस सब्जेक्ट का पर्पज़ ये है कि आपको कंप्यूटर फील्ड का एक्सपर्ट बनाना है, तो डेफिनेटली फिर उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वही बेहतर पर्सन आपको टीच करने के लिए। लेकिन असल में इस सब्जेक्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप लोग जो फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में हाई पोजीशन के ऊपर बैठ के काम करेंगे, तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स कितने अहम हैं आपके लिए, आप इनको कैसे यूज़ करेंगे, ये सिखाना है आपको, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे न्यू एजुकेशन स्कीम में एक और सब्जेक्ट है लॉ का। तो वैसे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की निस्बत देखा जाए तो जो LLB क्वालिफाइड पर्सन है उनका नॉलेज ज़्यादा होता है, ठीक है, लॉ के बारे में। लेकिन स्टिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाने का मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने केसेस लड़ने हैं। अगर तो मकसद ये होता कि उन्होंने लीगल केसेस लड़ने हैं तो फिर LLB क्वालिफाइड पर्सन जो प्रैक्टिशनर है वो बेहतर पर्सन था। लेकिन मकसद क्या होता है कि आप लोगों को इस काबिल बनाना कि जो आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, पढ़ने हैं, एग्जीक्यूट करना है उनको आप रीड करने के काबिल हो, इंटरप्रेट करने के काबिल हो और उनमें देख सके कि कौन सी क्लास आपकी फेवर में जा रही है, कौन सी क्लास आपके अगेंस्ट आ रही है। प्रैक्टिस करना मकसद नहीं होता, समझ रहे हैं। इसीलिए चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिखाया जा रहा है वो सब्जेक्ट, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर पोजीशन में होता है वैल्यूएट करने के लिए कि इस सब्जेक्ट के कौन कौन से कंसेप्ट प्रैक्टिकली किस फील्ड में, किस फेज ऑफ लाइफ में ज़्यादा रेलिवेंट होंगे। उसी तरीके से ये जो सब्जेक्ट है इसमें नो डाउट टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें IT से रिलेटेड कंसेप्ट है, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है? आपको IT फील्ड का एक्सपर्ट बनाना पर्पस नहीं है, बल्कि पर्पस ये है कि किस तरीके से आप IT को अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं और जो लेटेस्ट चेंजेस आ रही हैं उनके साथ फेमिलियर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आगे फर्दर मजीद डिस्कशन आएगी तो मैं क्लियर करूंगा मजीद इस चीज़ के बारे में। स्टार्ट हम करते हैं। आपको याद है जो ह्यूमन, पढ़ा होगा शायद आपने, जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये इवॉल्व हुई है। तो पहले एक स्टोन एज हुआ करते थे, फिर एक इंडस्ट्रियल एज आया। जो आजकल की एज है इससे हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। इसमें डेली बेसिस के ऊपर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपके साथ ये जो बात कर रहा हूँ ये भी इंफॉर्मेशन है, मेरा हर हर लफ्ज़ जो मेरे मुंह से निकला वो एक इंफॉर्मेशन है। आप जो भी टीचर के मुंह से चीज़ें निकलती हैं, कोई एग्जांपल्स वगैरह, कंसेप्ट्स वगैरह, उनको नोट करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम में से हर पर्सन हर रोज कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है इसको हम, इंफॉर्मेशन को हम डाटा भी बोल देते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन फिलहाल हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं।
हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन इसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन भी क्रिएट हो रही है, ह्यूज डाटा क्रिएट हो रहा है, और इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, ठीक है। इवन अगर आप देखें अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं। आप YouTube यूज करते हैं, Facebook यूज करते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, डेली बेसिस के ऊपर आप जो पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ये क्या है? ये भी डाटा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आज की एज में? आज की एज में प्रॉब्लम ये है कि जो डाटा है हमारा, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डाटा अब क्रिएट होता है कि ह्यूमैनिटी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो मैन्युअली सारे डाटा का रिकॉर्ड रख सके, प्रोसेस कर सके, एनालाइज कर सके। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। यूट्यूब पे सिर्फ एक यूट्यूब है, एक वेबसाइट है, इसको आवाज़ को कम कर दीजिए। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 1 मिनट के अंदर यूट्यूब पे 500 आवर्स की वीडियो अपलोड होती हैं। मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक मिनट में। और एक दिन में जितनी वीडियोस अपलोड होती हैं, उनको अगर आप वॉच करना चाहे तो आपको लगभग 85 ईयर्स चाहिए सिर्फ एक दिन में जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की गई उनको वॉच करने के लिए। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डाटा क्रिएट हो रहा है। क्वेश्चन ये, आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, सर्च करते हैं कोई एक वीडियो सर्टेन टॉपिक के ऊपर, आपने उसको वॉच करना है, सर्च करते हैं, आपको हज़ारों वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। ये सारा डाटा है। अब आपने क्या करना है? आपने उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब सारी वीडियोस को आप देखना शुरू कर देंगे, कौन सी मेरे लिए रेलिवेंट है, कौन सी रेलिवेंट, ऐसा नहीं है। देख के नहीं कर सकते, वो तो आपकी उम्र गुजर जाएगी रेलिवेंट वीडियोस तक पहुंचने के लिए। तो आपने क्या करना है? वो सारा डाटा है, आपने उसको एनालाइज करना सीखना है। तो आज के दौर में आपके लिए डाटा एनालिसिस की टेक्निक समझना, कि जो बहुत सा ह्यूज डाटा है जिसे हम कहते हैं बिग डाटा, जो डाटा हम इंसान एज ह्यूमन मैनेज ना कर सके ना, फिर उसे हम कहते हैं बिग डाटा। ये बहुत लार्ज डाटा है, ये हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम कुछ सिस्टम्स बनाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उस डाटा को मैनेज करने के लिए। तो डाटा है, डाटा के साथ ही सिस्टम। यूट्यूब की मैंने एग्जांपल दी। अच्छा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब हम जाते हैं उसमें बहुत सा डाटा पड़ा, बहुत सी वीडियोस पड़ी है। हम कोई एक एजुकेशनल टॉपिक की वीडियो सर्च करना चाहते हैं, क्या यूट्यूब में कुछ डाटा एनालिसिस के टूल्स मौजूद हैं? क्या टूल्स मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। आप देखते हैं वहाँ पे फिल्टर का बटन होता है, फिल्टर पे आप क्लिक करते हैं, वो आपको बता देता है भाई कितनी ड्यूरेशन की वीडियो आप देखना चाहते हैं। ड्यूरेशन की ऑप्शन होती है, कब वीडियो अपलोड हुई, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर देख सकते हैं, यूजर व्यूज रेटिंग के हिसाब से। तो ये जो डाटा एनालिसिस कहलाता है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो आपके लिए अहम चीज़ क्या हो जाती है? उस डाटा को मैनेज कैसे करना है, उस डाटा को स्टोर कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये कहलाता है डाटा एनालिसिस, ठीक है। इस सब्जेक्ट में वो आपको यही सिखाएगा। इस सब्जेक्ट के 3 हिस्से हैं, डाटा, सिस्टम, रिस्क। सबसे पहले आपको सिखाएगा कि कितनी तरह का डाटा। तो मैंने पर्सनल लाइफ की एग्जांपल दी है ना, क्योंकि आज ओरिएंटेशन है। आज मैं कोई टेक्निकल कंसेप्ट हो जाए, टेक्निकल कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट की नेसेसिटी बता रहा हूँ कि क्यों ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और क्यों ये ज़रूरी था, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस आपको इसमें सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद मुझे ये बताइए कि पर्सनल लाइफ में तो आप डाटा यूज़ करते हैं, ऐसा ही है जैसे मैंने एग्जांपल दी। इवन अगर मैं आपसे कहूँ ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट, इसकी सारी की सारी एप्लीकेशन आपके हाथ में मौजूद है, तो ये गलत नहीं होगा शायद। कैसे? क्या आपके पास मोबाइल है? मोबाइल है, मोबाइल में कुछ आपका डाटा भी होगा। वो डाटा क्या है? वो कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, वो मैसेजेस है, वो इंफॉर्मेशन है, इमेजेस की शक्ल में। डाटा मुख्तलिफ शक्ल में होता है, ठीक है। वो डाटा हो सकता है टेक्स्ट मैसेज हो, वो डाटा हो सकता है ऑडियो नोट्स हो, वो हो सकता है वीडियोस हो सकता है इमेजेस हो, PDF हो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारा डाटा है आपके पास। ऐसा ही है।
उस डाटा को रन करने के लिए, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम भी चाहिए। जैसे जब आप उसको व्यू करते हैं, इमेज को व्यू करने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर ओपन होता है, आप ऑडियो को सुनना चाहते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज सिस्टम रन होगा, आप वीडियो को प्ले करते हैं, उसके लिए कोई और सिस्टम है। समटाइम ऐसा होता है, कोई ऐसे फॉर्मेट में वीडियो हमारे पास, वीडियो के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं ना, कोई ऐसे फॉर्मेट में हमारे पास वीडियो आ जाती है, हम उसको क्लिक करते हैं, वो कहता है भैया, मैसेज देता है कि आपके पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐप मौजूद ही नहीं है जो इस डाटा को रन कर सके। तो डाटा अलग चीज़ है, सिस्टम अलग चीज़ है। आपके मोबाइल में डाटा भी मौजूद है, आपके मोबाइल में सिस्टम भी मौजूद है। सिस्टम के बगैर डाटा वो किसी काम का नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर सकते उसका। आपके पास मौजूद है, वो एनालिसिस नहीं उसका कर सकते। लेकिन जब डाटा है आपके पास, सिस्टम भी है, तो मुझे बताइए कि इसमें कोई रिस्क भी है? कभी आपने कोई खतरा महसूस किया अपने मोबाइल के हवाले से कि मोबाइल में कोई गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल, डाटा आपका लीक हो सकता है, आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। अब ये क्या, ये रिस्क है, ठीक है। तो डाटा, जहां डाटा होगा वहां पे डाटा को एनालाइज करने के लिए, रन करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम भी चाहिए। और जहां सिस्टम होगा, डाटा और सिस्टम होंगे, वहां कुछ ना कुछ रिस्क भी होगा, ये कंफर्म है। इसीलिए वो आपको सिखा रहा है कि किस तरह का डाटा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर रहे होंगे। आजकल की लाइफ में किस तरह का प्रोफेशनल लाइफ में डाटा यूज होता है। उस डाटा को रन करने के लिए बहुत से सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स की टाइप्स आपको समझाई जाएगी, और फिर डिफरेंट रिस्क क्या फेस करते हैं आप प्रोफेशनल लाइफ में, उन रिस्क के बारे में बताया जाएगा, और इन रिस्क को कंट्रोल कैसे करना उसके बारे में बताया जाएगा। तो जब कभी डाटा, सिस्टम, रिस्क आपके जहन में आए, फौरन मोबाइल आ जाए कि सारा सब्जेक्ट हमारा इस मोबाइल की। ये भी कुछ छोटी सी एग्जांपल है, जाहिर है आगे जब हम चलेंगे तो उसमें वो कंसेप्ट खुलेंगे। सिस्टम ये थोड़ी है जो हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। तो जो कंपनीज में लार्ज स्केल पे डाटा की टाइप्स भी डिफरेंट होती है, सिस्टम भी डिफरेंट है, उनके रिस्क भी डिफरेंट नेचर के है। आप मुझे ये बताइए कि एक टर्म मैंने बोली, बिग डाटा। बिग डाटा का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज डाटा, बहुत ज्यादा डाटा। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी डाटा यूज करती हैं, लेकिन उनका डाटा कोई बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देने के लिए, इस कॉलेज में भी डाटा भी यूज होता है, सिस्टम भी यूज होता है, कुछ रिस्क भी ये कॉलेज फेस कर रहा है, लेकिन इसमें डाटा लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। छोटे मोटे सिस्टम के जरिए से डाटा मैनेज हो जाता है। इसके लिए कोई कम्प्लेक्स ERP सिस्टम बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट होता है, जो ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। इवन सिंपल सिस्टम भी उसको मैनेज नहीं कर सकते। क्या आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ एग्जाम्पल ऐसे बता सकते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो अपने डेली रूटीन में बिग डाटा, वेरी लार्ज डाटा जनरेट करते हैं? बता सकते हैं जी? सॉफ्टवेयर हाउसेस, शाबाश, ठीक है। वो जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, वहाँ पे जैसे दराज। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आप राइडिंग एप्स यूज़ करते हैं, जैसे इन ड्राइव है, जैसे बाइकिया है, ये जो एप्स हैं ये भी बिग डाटा यूज़ करते हैं। भाई डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उनका डाटा अलग अलग मेंटेन किया जाता है। किस पर्सन ने कहाँ से, उसकी पिकअप लोकेशन कहाँ थी, डेस्टिनेशन क्या था, और इवन वो कंटिन्यूसली डाटा अपडेट हो रहा है। हर कुछ सेकंड्स के बाद वो आपको शो कर रहा होता है, भैया आप किस जगह पे मौजूद है और कितना डिस्टेंस रह गया, ठीक है। हर ड्राइवर की रेटिंग है, कितनी उसने राइड्स सर्व की हैं, कितने अरसे से वो अटैच है कंपनी के साथ, ये सारा डाटा है। उसके बाद आप रेटिंग करते हैं एंड पे। आपके ख्याल में क्या ये सारा काम ह्यूमन मैनेज कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। यह बिग डाटा। तो ये जनरेट हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं पे स्टोर किया जा रहा है, और वो इंफॉर्मेशन रनिंग बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, इनको, इस सारे डाटा को मेंटेन करने के लिए सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक, ये कुछ इसी तरह जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आप अगर देखें, डेली बेसिस के ऊपर हजारों लाखों डाटा क्रिएट हो रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स हैं। इन सब का रिकॉर्ड क्या आपके ख्याल में रखा जा रहा होगा कि नहीं रखा जा रहा होगा? रखा जा, बल्कि कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं। कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है, या जो मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, उनको फिल्टर किया जाए।
तो ये भी तो हो सकता है कुछ दहशतगर्द प्लानिंग कर रहे हो फ़ोन पे, ठीक है। तो इन सारे डाटा की प्रोसेसिंग ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर में बिग डाटा जनरेट होता है डेली बेसिस के ऊपर। एक छोटी सी ऐप है कंपैरेटिवली जैज़ कैश, ठीक है, उसमें डेली बेसिस के ऊपर लाखों ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, डाटा भी है, सिस्टम भी है। क्या हो अगर एक दिन के लिए जैज़ कैश ऐप जो है वो किसी रिस्क की वजह से, हैकिंग की वजह से काम करना बंद करता है, ठीक है, ब्लॉक हो जाए, क्या हजारों लाखों लोगों के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो उनकी लाइफ है, किसी ना किसी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी ना। ये है डाटा का रोल हमारी लाइफ में। तो इस सब्जेक्ट में वो आपको यही चीजें सिखाएगा। डाटा कितनी टाइप्स है, सिस्टम उनको प्रोसेस करने के लिए एनालाइज कर दे कितनी तरह के हैं, और फिर रिस्क कौन से फेस किए जाते हैं। ये बहरहाल ये तो हो गई डाटा की बात। इससे हमने ये सीखा कि आज की दुनिया में आप जब बिजनेस लाइफ में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ डाटा को फेस नहीं करना, बिग डाटा फेस करना पड़ेगा। और आपका असल टास्क होगा एज CFO, एज CEO या जिस पोजीशन पे आप जाते हैं, उस डाटा को आपने किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उससे किस तरीके से इनसाइट्स हासिल करते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग में उसको यूज करते हैं। डाटा के बाद दूसरा क्वेश्चन है सिस्टम। सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं आपको सिस्टम के बारे में सिखाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस सिस्टम को क्रिएट करना खुद से, नहीं, क्रिएट करेंगे वो IT के एक्सपर्ट लोग, ठीक है। आपने उसको देखना है हमने इसे अपने पर्पस के लिए यूज कैसे करना है। क्या आज का अकाउंटेंट और आज के 20 साल 30 साल पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, आपके ख्याल में मार्केट में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं क्या वो सेम है? नहीं। आज का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मार्केट में उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ठीक है। जैसे उसे सिर्फ नंबर्स का एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे AI का भी एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें, ये स्किल्स आज की पोजीशंस के लिए, जो टॉप लेवल की पोजीशंस हैं, उनके लिए जरूरी है। तो जो दूसरी चीज है वो ये कि आज के दुनिया में अकाउंटेंट्स के लिए सिर्फ नंबर का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी और सिस्टम से भी फेमिलियर होना है, वो टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम जो उन नंबर्स को प्रोसेस करेगी। पुराने जमाने में ट्रांजैक्शन लिमिटेड होते थे, अब जो ट्रांजैक्शन की तादाद है ना, एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो कई गुना ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती थी, आपको याद होगा, वो बिजली का बिल जमा करवाना होता था, शायद आपने तो वो वक्त देखा भी नहीं होगा, वो लाइनें लग के उसमें बिल जमा करवाया करते थे। अब ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शन बैंक से पैसे निकलवाने होते थे तो बैंक जाते थे, वहाँ पे चेक प्रेजेंट करते थे, पेमेंट लेते थे, पूरे हफ्ते पूरे महीने की ट्रांजैक्शन पैसे एक ही दफ़ा निकलवा लेते थे, बार बार ना जाना पड़े। अब चूंकि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं एक ही दफ़ा क्या 15-20 हज़ार निकलवाना, थोड़े थोड़े जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगी वैसे पे करते जाते हैं। ये छोटी सी ट्रांजैक्शन की 300 पे कर दिया, 150 पे कर दिया, 500 पे कर दिया, 1000 पे कर दिया। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सिर्फ अब हमारे लिए नंबर्स पे फोकस करना काफ़ी नहीं है, वो नंबर जिस सिस्टम के ज़रिए से प्रोसेस हो रहे हैं, हमें उस सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना है। ये अब एक नेसेसरी स्किल बन चुकी है आप लोगों के लिए कि आपने सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं सीखना, आपने ये भी सीखना है कि डिफरेंट ERP सिस्टम कौन से हैं मार्केट में, जिनके ज़रिए से हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ओरेकल क्या है, SAP क्या है, क्विक बुक्स क्या है, क्या फ़र्क है इनमें, आपके बिजनेस के लिए कौन से वाला सॉफ्टवेयर सूटेबल है, ये चीज़ों को एनालाइज करना है। इन सॉफ्टवेयर को बनाना नहीं है, इनको समझाने का मकसद ये नहीं है कि आप ये क्रिएट करने के काबिल हो जाए, वो नहीं हो सकेंगे, वो आपका काम भी नहीं है, आपने करना भी नहीं है। वो अगर आपको ये इस लेवल की चीज़ें सिखाई जाती हैं तो ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे हम तोप से किसी चिड़िया को मार रहे हैं। है चार्टर्ड अकाउंटेंट, काम क्या कर रहे हैं, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो ये आपका काम नहीं है। लेकिन उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने सिस्टम की हासिल करनी है, क्योंकि उसके अल्टीमेट यूजर हम हैं। हम बताएंगे उनको कि भैया इस जगह पे ये ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए और इस डैशबोर्ड को इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए आपको इसका नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो डाटा क्या है, सिस्टम क्या है, ये समझ आ गया आपको। डाटा और सिस्टम में, डाटा क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो डेली बेसिस के ऊपर किसी भी बिजनेस में क्रिएट हो रही है। सिस्टम क्या है,
उस डाटा को मैनेज करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करने के टूल्स हैं इन शॉर्ट। क्लियर? हमें क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, वरना क्या होगा, वो दोस्त ने कोई क्लिप शेयर किया, आप ओपन कर रहे होंगे और कहेंगे ये मोबाइल खराब है, ये वीडियो प्ले नहीं हो रही। हालांकि क्यों नहीं प्ले हो रही होगी, आपके पास वो रेलिवेंट ऐप नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा तो आप ये नहीं जान सकेंगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बिजनेस में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, कि बेसिक नॉलेज नहीं होता हमें और उसकी वजह से हम समझते हैं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो भी कहता है हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप छोड़ जाए इधर। अब मोबाइल वगैरह होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर बेसिक्स ना पता उसके बारे में, या कोई कैमरा वगैरह, वो एक एक्सपीरियंस हुआ मेरा कैमरा के लिए, क्या छोटी सी प्रॉब्लम थी लेकिन नहीं पता था उसके बारे में, नो हाउ नहीं थी। वो पर्सन कहने लगा जी ठीक है आप ऐसा करें, हफ्ते बाद आ जाएं और बड़ा काम होगा, और अच्छी खासी पेमेंट भी ले ली। हालांकि काम छोटा सा था, वो बाद में पता चला। इसी तरीके से अगर आप सिस्टम के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, आपको बेसिक आईटी के कंसेप्ट नॉलेज नहीं होगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व नहीं कर सकेंगे। रेलिवेंट पर्सन के पास जाएंगे और जो पर्सन आपकी प्रॉब्लम को फिर रिजॉल्व करेगा वो उस बिलिंग भी चार्ज करेगा उस लिहाज से। तो इसलिए डाटा सिस्टम दोनों को हमने अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके बाद तीसरी चीज आती है रिस्क। क्या डाटा और सिस्टम हमेशा जैसा हमारा इरादा होता है एज इंटेंडेड वैसा ही ऑपरेट हो रहे होते हैं? इसका जवाब है नहीं, बहुत से रिस्क फेस करना पड़ते हैं हमें। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक पावर है, प्लस पॉइंट है, लेकिन इस पावर के साथ कुछ थ्रेट्स भी हैं। ठीक है, थ्रेट्स कैसे हैं? दो एग्जांपल फिलहाल मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमें क्यों, देखिए टेक्नोलॉजी को यूज करना अब ऑप्शन नहीं है, अब हमारी मजबूरी है। ये आज की दुनिया में नेसेसिटी बन चुकी है, और जहां पे टेक्नोलॉजी है वहां पे साथ ही कुछ रिस्क भी है। दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। एक एग्जाम्पल है बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की। ठीक है, हैकर्स ने क्या किया, वहां पे कुछ कंट्रोल्स उसके वीक थे। मैं कोशिश करूंगा अभी कोई बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल टर्म यूज ना करूं। उनके बैंक के इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स कुछ वीक थे। जैसे बाज़-औक़ात होता है, आपने देखा होगा, आप डिफरेंट ऐप्स के पासवर्ड रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पासवर्ड को बिल्कुल सिंपल रखते हैं, कुछ होते हैं उनका पासवर्ड कम्प्लेक्स होता है। तो मुझे बताइए ज़रा, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ बेहतर है, जिसका पासवर्ड इजी टू गैस है या जिसका पासवर्ड डिफिकल्ट टू गैस है? देखो, उस बैंक में कुछ इस कंट्रोल्स वीक थे, हैकर्स ने उनको एक्सेस किया। बहुत से टूल्स है हैकिंग के, वो हम रेलिवेंट जब टॉपिक रिस्क वाला पोर्शन में जाएंगे तब पढ़ेंगे। उनको एक्सेस किया, बैंक का सिस्टम हैक कर लिया, और उन्होंने कुछ फेक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने की कमांड एग्जीक्यूट कर दे। फेक ट्रांजैक्शन, वो लगभग कोई $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन थी, 35 ट्रांजैक्शन थी, और उनकी टोटल अमाउंट 1 बिलियन इंटरनेशनल। वो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक सिस्टम यूज होता है स्विफ्ट, उसके लिए ट्रांजैक्शन इनिशिएट की 35 $1 बिलियन। उसमें 5 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई, लगभग कोई $81 मिलियन की। लेकिन 5 ट्रांजैक्शन होने के बाद अब जो बैंक के ऑफिसर, उन्हें भी अंदाजा हुआ कि इतनी हैवी अमाउंट में ट्रांजैक्शन तो आज तक नहीं हुआ, आज क्यों हो रही है? थोड़ा सा अलर्ट हुए, देखा तो फेक ट्रांजैक्शन थी, उन्होंने फौरी तौर पर रोक दिया। लेकिन तब तक भी लगभग $81 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे। अब इसके पीछे अगर आप देखें बेसिक रीजन क्या है, छोटी छोटी रीजंस। क्या? पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो चीप वाले यूज किए थे, वो अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हैकर्स इन चीजों को एनालाइज करते हैं और फिर जहां जहां सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं उनका फायदा उठाते हैं। अब अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि ये तो बांग्लादेश की एग्जांपल है, हमारी तरह डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह के इंस्टेंसेस, सिक्योरिटी शॉर्टफॉल जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2016 में याहू के 500 मिलियन यूजर नेम, अकाउंट, पासवर्ड, फोन नंबर हैक हो गए। ठीक है, और आप देखते हो कि जाहिर है हमारी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप तो हर पर्सनल लेवल पे अगर ईमेल यूज करते हैं, आपके लिए शायद वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल ना हो, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं उनके लिए बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थे। इमेजिन कीजिए कि वहां पे उस वक्त उनकी क्या कंडीशन होगी, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई होगी उस वक्त, वो भी किस वजह से? इवन याहू जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनी जो है उसके कंट्रोल्स भी वीक थे। तो इन स्कैंडल से, इन चीजों से हम फिर सीखते हैं
कि ये प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई तो फिर इसके पीछे रीजन क्या थी, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जो हमारा तीसरा सेक्शन रिस्क वाला है उसमें हम यही चीज सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड कौन से हैं। अब वो वाला दौर नहीं है कि वो हमने पैसे लेके घर जाने, किसी ने गन पॉइंट के ऊपर हमसे पैसे छीन लिए और चले गए, अब वो दौर नहीं। अब जो ज़्यादा फ्रॉड होते हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड है। आपको इस चीज़ से फेमिलियर करवाना है कि फ्रॉड सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपके पैसे चोरी कर ले, आपके डेबिट कार्ड की कोई पिक्चर ले लेता है, ये भी फ्रॉड है। थोड़ी देर के लिए आप किसी को कार्ड दे देते हैं, वो उसका एक डुप्लीकेट जनरेट कर सकता है, उससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, ये भी बताना है, ये भी एक रिस्क है। ठीक है, किस तरीके से अब ये फ्रॉड होते हैं, क्या क्या होते हैं, आप कैसे इनसे बच सकते हैं, ये चीज़ें सब्जेक्ट में आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है जी, तो ये तीन हमारे सब्जेक्ट के तीन हिस्से हैं, डाटा, सिस्टम, रिस्क। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि ब्रीफली आपको बता सकूं कि कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और क्यों हमारी लाइफ में ज़रूरी है। हमारी ना सिर्फ ये कि बिजनेस लाइफ में बल्कि इवन पर्सनल लाइफ में भी ये सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे रुक के पहला चेक पॉइंट लगाते हैं लेक्चर का। मुझे बताइए कि क्या कुछ समझ आ रहा है आपको कि ये सब्जेक्ट में हम क्या सीखने जा रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये सब्जेक्ट ज़रूरी है सीखना? शाबाश। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है जी, चलिए आगे जी। शाबाश। कोई इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह होगी? क्या इसमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या आपको कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट करवाना सिखाए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सिखाए जाएंगे। कोई ऐप बनाना सिखाई जाएगी? बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाएगी। ठीक है, और अगली बात भी सुने, आपको कहीं से ये सीखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एआई की वजह से बहुत से ऐसे वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पे आप विद इन मिनट्स एप्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन कल रात को 3 मिनट के अंदर मैंने एक ऐप क्रिएट की है। मैंने कभी आईटी का एक किताब नहीं पढ़ी जिंदगी में, 3 मिनट के अंदर, मतलब वो प्रोग्रामिंग की कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने। ठीक है, 3 मिनट के अंदर एक ऐप क्रिएट की है। इसको बोलते हैं वाइब कोडिंग, वाइब कोडिंग। ठीक है, बल्कि ऐसा कीजिए, आज की पहली असाइनमेंट आपकी, आपने वाइब कोडिंग सर्च करना है और कल मुझे बताना है कि वाइब कोडिंग किसे कहते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो काम जो आज से शायद 10 साल पहले बड़े बड़े प्रोग्रामर्स ही कर सकते थे, बताना क्या चाहता हूं, वही काम आज आप लोग चाय का कप खत्म होने से पहले कर सकते हैं। शायद आपको भी यकीन ना आए, लेकिन जब आप खुद इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद यकीन आएगा कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप 5 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, वो जाहिर है कुछ ना कुछ उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज है। बहरहाल, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जी? तो हम प्रोग्रामर बनने नहीं जा रहे और हमें प्रोग्रामर बनने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर जी? जी हाँ, हैकिंग जो है इसमें ये बिल्कुल ये बताया जाएगा हैकिंग कैसे करते हैं, ये बताया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद ये बताया जाएगा कि आपको इसलिए नहीं सिखाया जा रहा कि आपने हैकिंग करनी है। एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग की एक टर्म आपने शायद सुनी होगी। वो ये सिखाया जाएगा कि हैकर्स कैसे हैकिंग करते हैं ताकि हम उससे बच सके। चोर से बचना है तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा ना। घर में कहाँ कहाँ से चोर दाखिल हो सकता है, चोर की तरह सोचेंगे फिर रास्ते नजर आएंगे आपको, वहां से फिर हमने रोक लगानी है। तो सोचना जरूर है हमने हैकर्स की तरह, लेकिन हैकर बनना नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये तो हमें समझ लग गई, डाटा क्या, सिस्टम क्या है, रिस्क क्या है। ठीक है, ब्रीफली आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट में आपको ये सिखाया जाएगा डाटा के बारे में, सिस्टम के बारे में, रिस्क के बारे में। डाटा क्या है, अब ये थोड़ा सा फॉर्मल डिस्कशन कि इंफॉर्मेशन जो डेली बेसिस के ऊपर जनरेट हो रही है, जिसे हम बिग डाटा बोलते हैं, अब इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ स्टोर करना है और फिर इसे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे यूज करना है। आपके जो डाटा वाले पोर्शन सब्जेक्ट में 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन डाटा, दूसरा पोर्शन हमारा सिस्टम, तीसरा पोर्शन रिस्क। जो डाटा वाला पोर्शन है इसमें लगभग कोई 6 के करीब चैप्टर हैं, इसमें कोई 7-8 के करीब चैप्टर्स हैं और रिमेनिंग रिस्क के रिलेटेड है। डाटा का जो पोर्शन है इसमें क्या सीखना है आपने, डाटा कैसे कलेक्ट होगा, स्टोर होगा, यूज होगा। कैसे कलेक्ट होगा, स्टोर होगा, यूज होगा।
सिस्टम क्या बताएगा हमें? सिस्टम बताएगा कि कैसे बिजनेस रिलाई करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, ठीक है, ईआरपीस के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर, कि वो डाटा उसको वो प्रोसेस कैसे करना है। उसको प्रोसेस करने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए ना, वरना तो हम मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये क्लास में फर्स्ट ये छोटा सा डाटा, बिग डाटा भी नहीं है, छोटा सा डाटा, 100 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने फीस दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दी, आपके सामने रजिस्टर रख दूं, भाई वो लिस्ट मुझे आइडेंटिफाई करो जिन स्टूडेंट्स ने फीस पे नहीं की। आपके 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, एक्सेल, आप में से अगर जिन स्टूडेंट ने यूज किया, वहां पे आपने क्या करना है, सिर्फ फिल्टर लगाना है कि आउटस्टैंडिंग फी में जहां पे वो आ रहा है अमाउंट, उन सारे ट्रांसफर फिल्टर कर दे, 1 मिनट के अंदर डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो आपको डाटा को प्रोसेस करने के लिए सिस्टम की जरूरत है। जो ये वाला पोर्शन होगा हमारे सब्जेक्ट, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बताएगा। यहां बताएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जिसको आप फेस करेंगे, यहां पे बताएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। मे बी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में सारे सिस्टम यूज ना करें, ठीक है, लेकिन बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बताया जाएगा भाई जीमेल भी है, याहू भी है, हॉटमेल भी है, और भी ईमेल के सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है। मे बी प्रैक्टिकली आप सिर्फ एक ही यूज करें, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन सारी बताई जाएगी। तो सम टाइम आपको लगेगा ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, तो वो इसलिए दी जा रही है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर की, डिफरेंट सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, आज से 5 साल पहले मैं अपने डाटा को बैकअप करने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता था, 2 साल पहले कोई और यूज करता था, आज कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली यूज सिर्फ हम एक करेंगे, लेकिन हमें हर एक के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें फीचर्स क्या है, किस पर्पस के लिए हमने कौन सा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको बताया जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। सब्जेक्ट के 3 हिस्से हैं, डाटा, सिस्टम, रिस्क। डाटा वाले पोर्शन में क्या बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। सिस्टम्स में क्या बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम और हर सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। और रिस्क में क्या बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि आपके डाटा या सिस्टम फेस कर रहा होगा और आप उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल्स, रिस्क और कंट्रोल्स। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सिस्टम का। ठीक है, जैसे हैकिंग हो सकती है, फ्रॉड्स हो सकते हैं, ब्रेकडाउन वगैरह हो सकते हैं, उनको कैसे हमने मैनेज करना है। ये आपके सब्जेक्ट का थोड़ा सा कॉलेज के एग्जांपल लेते हैं जरा, ताकि ये सब्जेक्ट ना बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की डिस्कशन है, ये मैं आपको बता दूं। ये ना समझेगा मैंने पूरा सिलेबस आपके सामने खोल के रख दिया, ऐसा नहीं है। उस सिलेबस को पढ़ेंगे, उसमें ऐसे टर्म्स यूज हुई हैं आपको समझ में नहीं आएंगे, ये सिर्फ उसकी बेसिक्स हैं। कॉलेज के एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपके ख्याल में कॉलेज ये इस पे DSR के कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे, डाटा यूज हो रहा है, सिस्टम है, रिस्क है, बिल्कुल है। ठीक है, अब डाटा क्या है इसमें, भाई स्टूडेंट आता है कॉलेज, स्टूडेंट अपने एनरोलमेंट करवाता है। आप जब एनरोलमेंट करवाते हैं, आप कुछ अपनी इंफॉर्मेशन कॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे मैनुअल होती है, कॉलेज फिर उसको बाद में सिस्टम में एंटर करता है, और बाज़ औक़ात आप खुद भी सिस्टम के साथ कनेक्ट होके आप इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन इंफॉर्मेशन वगैरह, वो आप इंफॉर्मेशन सबमिट करवाते हैं आप एनरोलमेंट पर्पज के लिए, फीस पे करते हैं, आपका डाटा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या, वो एक टीम है जो हमारी डाटा को हैंडल कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारा कैशियर जो है, आप उसको फीस पे करते हैं, वो आपको स्लिप बना के दे, रिसीट बना के देता है, वो डाटा जनरेट हो रहा है क्या, बिल्कुल डाटा जनरेट हो रहा है। क्या आपके ख्याल में सिर्फ डाटा जनरेट हो रहा है, या बाद में कोई टीम ऐसी है जो कि उस डाटा को सिस्टम में एंटर भी कर रही है, एंटर रिकॉर्ड कीपिंग पर्पस के लिए। तो सिस्टम को यूज करने वाली टीम हमारी अलग है। तो जैसे सारी पूरे दिन की ट्रांजैक्शन होती है, डे एंड के ऊपर हम वो कंप्यूटर वाले के सामने रख देते हैं, वो हर स्टूडेंट का अकाउंट उसने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर तो सिंपल सिस्टम है तो शायद वो कोई उसने बनाया हो एक्सेल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐप है उसके ऊपर बनाया हो और सकता है कम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ERP सिस्टम को यूज किया हो, ओरेकल है, सैप है, इसको यूज कर रहे हो, लेकिन वो डाटा सारा किसी ना किसी सिस्टम में एंटर जरूर होता है, ताकि किस लिए, बाद में उसको एनालाइज भी किया जा सके, भाई किसकी फीस रिसीव हुई या किसकी नहीं हुई। इस तरह आपकी असाइनमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें डिफरेंट फंक्शंस है। ये बिलिंग का फंक्शन अलग है, आपकी अटेंडेंस का फंक्शन अलग है, उसके लिए अलग ऐप होगी, क्या अलग फीचर होगा। ठीक है, असाइनमेंट का अलग है, भाई कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया। तो ये टीम होती है जो डाटा को सिस्टम में
के जरिए से एंटर करती है ताकि बाद में सब्सिक्वेंटली प्रोसेसिंग की जा सके। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं कि जी हमारे बच्चे की प्रीवियस मंथ की पूरी परफॉर्मेंस हमें दिखाइए, अटेंडेंस की रिपोर्ट क्या आ रही है, टेस्ट की रिपोर्ट क्या है, तो क्या वो हमारी डाटा टीम इसको हैंडल करेगी या सिस्टम टीम? सिस्टम टीम। शाबाश शाबाश। ठीक है, वो उसको एनालाइज करेंगे कि किस स्टूडेंट का डाटाबेस चाहिए और कौन सा टाइप का डाटाबेस चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक और डिपार्टमेंट भी है हमें, जो कि नॉर्मली डे टू डे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो अलग से बैठे हैं लोग। वो कौन से है? वो रिस्क टीम है। उसका पर्पस ये होता है कि जो कॉलेज का डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हैकर सिस्टम का डाटा हैक कर ले और इसमें अपनी फीस को चेंज कर दे, हालांकि उसने पे नहीं की हुई लेकिन फेक एंट्री रिकॉर्ड कर दे मे बी, या हो सकता है स्टूडेंट की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर दे, वो किसी दूसरे जो है इंस्टीट्यूट उसके साथ शेयर कर दे, ये हो सकता। तो वो जो रिस्क की टीम है उसका सारे दिन का काम यही, बज़ाहिर आपको लगेगा ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा में ये लोग ब्रेन वर्क कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिस्क फेस कर रही है, क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों से हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उससे रिकवर कैसे करना है, ये रिस्क टीम का काम है। ठीक है, यानी आईटी से रिलेटेड कुछ टीम हमारे डाटा पे वर्क कर रही है, कुछ टीम सिस्टम पे वर्क कर रही है और कुछ रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डीएसआर का सब्जेक्ट या इसमें जो भी कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं वो क्यों सीखने चाहिए, ये स्टार्ट में कुछ डिस्कशन हुई है। ये एक बुक थी, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था, बड़ी कमाल की चीज सेंटेंस था। इमेजिन कीजिए, आपसे अगर मैं पूछता हूं फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स कंपनीज बनाती हैं, ऐसे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर से मुराद ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक्स में भी यूज होते हैं, डिफरेंट कंपनीज भी इनको यूज करती हैं। ठीक है, जैसे किसी भी बैंक की एटीएम मशीन है, उसमें एक सिस्टम रन हो रहा है, डेटाबेस सिस्टम, रिस्क है। आपके ख्याल में वो सिस्टम किसने बनाया है? उस सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी स्किल जरूरी है? क्या आईटी स्किल जरूरी है? आईटी स्किल जरूरी है वो बैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए, एक बैंकिंग ऐप बनाने के लिए आईटी स्किल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्या काउंटिंग स्किल जरूरी है? काउंटिंग स्किल्स भी जरूरी है। वो कैसे जरूरी है? क्योंकि बैक एंड पे बैंकिंग की जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट चल रहा है, आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कहीं ना कहीं हर ट्रांजैक्शन वो कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, उससे कोई ना कोई इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज इफेक्ट हो रहे हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है ना, हर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स है, जो अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स है, इन सब को बनाने के लिए दो स्किल्स चाहिए, अकाउंटिंग की स्किल्स चाहिए और आईटी की स्किल्स चाहिए। ठीक है, अब एक रिसर्च के बाद ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया हमारे। वो क्या सामने आया? फैक्ट्स ये सामने आया कि अकाउंटेंट्स को आईटी की स्किल सिखाना आसान है, लेकिन आईटी एक्सपर्ट्स को अकाउंटिंग की स्किल सिखाना मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों को ये स्किल सिखाई जा रही है कि जब आप प्रैक्टिस में, आप कभी फर्ज कीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको आपने साथ किसी आईटी एक्सपर्ट को मिलाने की जरूरत नहीं है, आपने वो स्किल्स खुद सीखी हो कुछ बेसिक लेवल की हद तक। वैसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, लेकिन जब इसी फील्ड के अंदर एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, इस सब्जेक्ट का स्कोप हरगिज ये नहीं है। ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको याद रखिए यूजर साइड से कंसेप्ट सिखाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर रखें। यूजर साइड से, डेवलपर साइड से हम कुछ नहीं सीखने जा रहे, यूजर साइड से। ठीक है, लेकिन कभी आपको ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, अगर फर्ज कीजिए बैंक्स आते हैं आपके पास, ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, जरा इसका रिव्यू कर दीजिए, इसमें देखिए कि क्या ये सिक्योर है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो नहीं है। तो आपको किसी आईटी बंदे को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही प्रोजेक्ट किसी आईटी एक्सपर्ट को दिया जाए, उसे अपने साथ किसी अकाउंटेंट को मिलाने की जरूरत है। तो इसीलिए आप लोगों को ये कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कभी आपके सामने ऐसे प्रोजेक्ट आए, फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, कोई सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं, वहां पे किसी जगह आईटी रिलेटेड कंसेप्ट्स या आईटी रिलेटेड एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो आप खुद से ये काम कर सकें। आपके लिए स्किल सीखना आसान है, आपके लिए आईटी स्किल्स, हालांकि अकाउंटेंट्स के लिए आईटी स्किल थोड़ा फील्ड से हटके कह सकते हैं और आईटी एक्सपर्ट्स के लिए अकाउंटिंग की स्किल्स फील्ड है, लेकिन आपके लिए चूंकि आसान है इसलिए आपको इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में
आईटी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किए बगैर उसको कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट, अब इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन तो काफ़ी हद तक हो गया। बाकी ज़ाहिर है कल से जब हम इन कंसेप्ट्स को लेके चलेंगे, टेक्निकल कंसेप्ट्स भी डिस्कस होते रहेंगे। कुछ मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। हमने इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहली चीज़, आपने इसमें पैनिक नहीं होता। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो आईटी से रिलेटेड बुक्स होती थी। उस वक्त वो इतनी ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस नहीं होती थी, कोर्सेज नहीं होते थे, एआई नहीं होता था। अब तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करो, ए से पूछ लो। उस वक्त सिर्फ ये 2-3 बुक्स होती थी भाई, उनमें जो कुछ लिखा हुआ है वही हमारे लिए सब कुछ होता था। समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो रटा लगाना पड़ता था। तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। ठीक है, अभी भी कुछ जगहों के ऊपर मैंने देखा, वाई कैप की बुक में रीड करना, उसने एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। अब उसने सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में एग्जाम्पल दे दिया, वो क्या करता है, वो किस जगह के लिए सूटेबल है, फंक्शंस क्या हैं उसमें, ये चीज़ें उसने नहीं बताई। असल में अगर आप, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर आई कैप की बुक पढ़े ना तो सिर्फ बुक से आपको कंप्लीट कंसेप्ट नहीं मिलेगा, आपको उसके साथ अपनी खुद की रिसर्च अलग से करनी पड़ेगी अगर आप उसके कंसेप्ट को सही से समझना चाहते हैं। तो बहरहाल अब तो आप ये कर सकते हैं आज के दौर में, हमारे ज़माने में नहीं कर सकते। तो आईटी से ना थोड़ा सा हम डरते थे कि आईटी रिलेटेड कंसेप्ट समझ आ गया किस्मत है, समझ आ गया कंसेप्ट तो समझ आ गया, नहीं समझ आया तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं है। ठीक है, आप आईटी को इंशाल्लाह ना सिर्फ समझेंगे बल्कि एक अहम चीज़ जो आपके लिए बल्कि एक गुड न्यूज़ है, वो क्या है आपके लिए, कि इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कंसेप्ट्स हम कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ के साथ मैच करें। और कंसेप्ट्स को जब आप डेली लाइफ के साथ मैच करते हैं ना, देखते हैं कि ये कंसेप्ट हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है, उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, जहन में बैठ जाता है, भूलता नहीं है जल्दी। और दूसरा फायदा ये होता है कि आप डेली लाइफ में उस कंसेप्ट को यूज़ करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ आप देखेंगे, यहाँ पे वक्तन-फक्तन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में फील करेंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तो ये आपने इस चीज को लेके परेशान नहीं होना कि आईटी है ये कोई बहुत टेक्निकल कंसेप्ट, ऐसी बात नहीं है। टेक्निकल चीजें जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ आने वाली नहीं है। वो एक दफा समझ आ जाए ना तो आपको कंपेटिटिव एज देंगी दूसरे प्रोफेशनल्स के ऊपर। पहली चीज ये, आईटी को आपने ऐसे नहीं समझना कि हमारी फील्ड से हटके कोई चीज है, बल्कि समझना ये हमारी फील्ड से जुड़ी हुई है और ये हमारे काम की एफिशिएंसी को डबल कर देगी। इसको इस तरीके से सोच, आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इस सब्जेक्ट को, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसेप्ट्स को आपने विलन नहीं समझना अपनी जिंदगी में। ये आपकी जिंदगी में विलन नहीं है, ये आपकी जिंदगी में हीरो की तरह है। लेकिन तब जब आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन सबसे ज्यादा अहम है। अगर आपने अप्लाई करना नहीं सीखा ना तो फिर एंड पे सिर्फ आप रटा लगा रहे होंगे, पास उस सूरत में भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन उसका जो असल बेनिफिट है ना, जो असल पर्पज है, वो नहीं आपको मिल पाएगा। फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं। मेमोराइजेशन होगी जरूर इसमें, अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ आईकैप का जो मॉडल पेपर है वो शेयर करता हूं, आप उसमें देखेंगे इसमें मेमोराइजेशन है जरूर, लेकिन आपका फोकस पहला अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा। पहले अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद मेमोराइजेशन है। ठीक है, और हम जब इन कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो मेरी कोशिश होगी कि छोटी छोटी रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं, ताकि आप, हालांकि कंसेप्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसने बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी को जो आईटी सिस्टम उसको सामने रख के एग्जांपल दी है, लेकिन यही हमारा काम होगा कि उसकी जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है उसको सिंप्लीफाई करके बेसिक लेवल पे आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। फिर हमने प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज की, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, मॉडल पेपर में भी आप देखेंगे इसमें आपके जो पेपर में केस स्टडी बेस्ड सिचुएशंस भी आती है, वो क्या करेगा केस स्टडी में, आपको किसी ना किसी बिजनेस सिचुएशन में रख देगा कि ये सिचुएशन है, ये मसला है, बताओ अब इसका हल क्या है। या ये एक फ्रॉड हुआ, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से फ्रॉड हुआ, और आप अब क्या एक्शंस लेंगे कि आइंदा से इस तरह का आईटी रिलेटेड फ्रॉड ना हो। कोई ना कोई आईटी रिलेटेड फ्रॉड होगा। नेक्स्ट, आपने हमेशा नई चीज को सीखते रहना है, क्यूरियस रहना। क्यूरियस रहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा भी अपनी आदत को चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपने बुक से हटके भी काम करना है। इस सब्जेक्ट में ना याद रखें, हम सिर्फ बुक्स की हद तक काम नहीं करेंगे।
ठीक है, क्योंकि किताब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिस्कशन होनी चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं है। कुछ ऐसी है जिनकी डिस्कशन कम होनी चाहिए, ज़्यादा है, कुछ की ज़्यादा है लेकिन कम होनी चाहिए। तो हमने अल्टीमेटली फॉलो तो बुक को करना, ठीक है। वो मेरी लॉजिक फॉलो तो नहीं होगी कि मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं करवाऊंगा, होना चाहिए तो ऐसी बात नहीं है। कंसेप्ट हम वो करेंगे जो कि बुक में मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी आपको कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी देता रहूं जो किताब से हटके होगी, आपको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट अप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो आपने कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज जो होंगी वो आपने करते रहना है, ठीक है जी। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, फिर बता रहा हूं, आईटी है, आईटी से रिलेटेड लगता है आपको बड़ा अजीबोगरीब सी चीज है, सिर्फ रट्टा लगाना है, ऐसा नहीं है। हालांकि हमने खुद जब आईटी अपने जमाने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी है उस वक्त रट्टे के हिसाब से पढ़ी हुई है, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब आपने जो इसको स्टडी करना है, मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करना, फोकस किसके ऊपर करना है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को रियल लाइफ के साथ लिंक जरूर करना है। लिंक नहीं करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ रट्टा होगी, ठीक है। ये गुड न्यूज़ आपको बता चुका हूँ कि कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में भी प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट से। आखिरी चीज, जैसे मैंने बताया कि आपने किताब से हटके, हम सिर्फ बुक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बुक से हटके भी कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो तैयार है, कर सकते हैं? ओके। लगभग इस सब्जेक्ट के लिए आपको डेली को तकरीबन 1.5-2 घंटे रिक्वायर्ड होंगे, 2 घंटे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और एक चीज में रखिएगा, एक परसेप्शन ये होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है ना इस सब्जेक्ट की, शायद आई कैप इजी पेपर देगा, मे भी इजी पेपर दे, हो सकता है, लेकिन हम जो तैयारी करेंगे वो इस माइंडसेट के साथ नहीं करेंगे कि इजी पेपर आएगा। हम तैयारी इसी माइंडसेट के साथ करेंगे कि जैसा आई कैप दूसरे पेपर में करता है वैसा ही इस पेपर में भी करेगा, ठीक है। तो आपके लिए जो आज की एक असाइनमेंट मैंने आपको क्या बोला है, क्या करना है भला, आपने वाइब कोडिंग के बारे में कल मुझे बताया, मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूं वाइब कोडिंग क्या होती है, ठीक है, वाइब कोडिंग क्या है। दूसरा काम आपने करना है, दूसरी असाइनमेंट, आपने गूगल पे जाके या किसी भी एआई को अगर आप यूज करते हैं वहां पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए, क्या, साइबर क्राइम इन पाकिस्तान या वर्ल्ड, कोई एक साइबर क्राइम इन पाकिस्तान और वर्ल्ड, लेटेस्ट हो या पुराना हो इससे कोई कंसर्न नहीं है। एक साइबर क्राइम आपने सर्च करना है, उसको रीड करना है कि क्या हुआ और कैसे किया, कोई एक साइबर क्राइम कर ले भाई। असाइनमेंट समझ आ गई ना क्या करना है, गूगल पे बैठे सर्च करें, ये 10-15 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उसमें कुछ टर्म्स ऐसी शायद आएंगी जो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन यही मैं चाहता हूं आप उनके साथ फेमिलियर हो, ठीक है। मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट है एक साइबर क्राइम की, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, कोई इंटरेस्टिंग साइट पे पहुंच जाए, वहां पे आपको लगे कि अच्छा डिस्कशन हो रही है, एक से ज्यादा भी पढ़ना चाहें जरूर पढ़ लें, लेकिन कम से कम एक साइबर क्राइम आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में, और उसके बारे में जब मैं आपसे कल पूछूं तो आप मुझे उसकी समरी बताएं। क्लियर जी? चलिए, दूसरा चेक पॉइंट हमारे लेक्चर का, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। हाइब्रिड क्लास में मुझे बताइए क्या मेरी आवाज ठीक जा रही है, जरा किसी बच्चे से बात करवा दीजिए। हाँ जी, ये जो हाँ जी बिल्कुल साथ बैठे हैं इसी बच्चे को दे दीजिए। हाँ जी, ओके। चले, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? नो सर। बेहतरीन, शाबाश। जी जी पूछिए। इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के तौर पे इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है भला? इसका डिफिकल्टी लेवल सिर्फ इतना ही है कि क्या आप उस लैंग्वेज के अल्फाज को सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते। लैंग्वेज बैरियर है सिर्फ, वरना अल्फाज और उनका मतलब तो वही है जो हम उर्दू में बोलते हैं, ऐसा ही है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस लफ्ज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाई ऐसा ही है। इन इटसेल्फ इसका डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप आईटी के बेसिक कंसेप्ट्स और आईटी की टर्म्स के साथ फेमिलियर है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी आपको? लैंग्वेज बैरियर। आईटी की लैंग्वेज में डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, आप उनके साथ फेमिलियर नहीं होंगे, ठीक है। आम जुबान में हम इसको कुछ और कहते हैं, ठीक है, आम जुबान में हम उन अल्फाज को कुछ और कहते हैं, लेकिन आईटी की लैंग्वेज में हम उन वर्ड्स को कुछ और, जहां पे दो आईटी के पर्सन बैठे होंगे आप देखेंगे वो बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, और लॉयर्स के साथ भी ऐसा होता है।
तो आप उन कंसेप्ट्स को, उन टर्म्स को जब समझ लेंगे ना, तो ये आईटी, ये सब्जेक्ट ओवरऑल इजी है, ओवरऑल, प्रोवाइडेड आप इसके टर्म्स को और उन टर्म्स का मतलब क्या है वो समझ। यानी इन शॉर्ट सबसे अहम चीज पता है क्या होगी? वोकैबुलरी। आपको आईटी रिलेटेड वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे, सिलेबस को देखिए, आप जाके, बल्कि अभी मैं आपके सामने वो सारा सिलेबस तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप घर जाके डीएसआर के सिलेबस को देखिएगा, मजाल है आपको समझ आ जाए लिखा क्या हुआ उसने, अल्फाज ऐसे लिखे होंगे। दूसरे सब्जेक्ट, आप सीफैप का लॉ का सिलेबस उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या रहा है, कि ये लॉ पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसका सिलेबस भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, ऐसे उसने टर्म्स यूज की होंगी। तो सिर्फ, लेकिन जब आपको उन टर्म्स का मतलब समझ आ जाएगा ना, तो आप कहेंगे भाई ये तो हमें धोखा दिया जा रहा है, ये तो हमें धोखा दिया जा रहा है, ठीक है। हम बोलते हैं मैच करो, डाटा को क्या करो, मैच। वो बोलेंगे सिंक्रोनाइज करो। अब सिंक्रोनाइज क्या भला है? वो जो पता चलेगा सिंक्रोनाइज का मतलब ये मतलब है, ये है आईटी। जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने से पहले आपको लगेगा ये बड़ी ही अजीबोगरीब चीज है, ये नहीं हमें समझ आने वाली, ये हमारी फील्ड से बाहर। जब आप उसको पढ़ लेंगे आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान था। तो ओवरऑल इजी है, लेकिन शर्त क्या है? मेमोराइजेशन नहीं करनी, सीखना है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने जाना है। तो मेरे से अगर वन वर्ड आंसर पूछिए इस सब्जेक्ट का क्या है, तो मैं कहूंगा इजी है। लेकिन अभी ये बात आपको समझ नहीं आई, हाँ, प्रोवाइडेड टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो जाएं। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन के अंदर उन टर्म्स को कोशिश करनी है, जो हम सीखेंगे ना उसको यूज करें किसी ना किसी बहाने से। उसके साथ कंफर्ट, टर्म्स आपने सीख ली, आईटी से रिलेटेड टर्म्स सीख ली, बाकी सब्जेक्ट में नहीं है कोई इतनी चीज। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में बात, सिलेबस के बारे में तो खैर बात हो ही गई, थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दूं। और फिर इसके अलावा आपको खास तौर पे मैंने पेपर दिखाना है, इसका मॉडल पेपर आई के आपने हमारे साथ शेयर किया है, मैं चाह रहा हूँ एक नज़र आप वो भी देख लें। जी, ये सिलेबस आपके सामने है, इसमें ग्रिड देखिए, ग्रिड में उसने 3 हिस्सों में हमारे सिलेबस को डिवाइड किया है, डाटा, सिस्टम, रिस्क, और यही हमारे सब्जेक्ट का नाम है। डाटा की जो वेटेज होगी, टीचिंग आवर्स को इग्नोर कर दीजिए, लगभग हमारे 100 के करीब आवर्स होंगे, और ये 115 या 120 के करीब टीचिंग आवर्स बनेंगे हमारे, ठीक है। ये आई कैप ने भी लगभग जो सजेस्ट किए हैं उसी रेंज में। वेटेज क्या है? डाटा जो है इसकी वेटेज हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा है, 35 to 45 मार्क्स हैं, लगभग समझ लीजिए एवरेज निकालें, 40 मार्क्स का पेपर डाटा में से होगा, 35 मार्क्स का पेपर लगभग सिस्टम में से होगा, और 25 का पेपर इसमें से होगा, ठीक है। अब आगे इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में मौजूद हैं, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो आपको भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। वो हम जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे चलेगा साथ में डिस्कस करते जाएंगे। जो दूसरी अहम चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है पेपर, मॉडल पेपर आई कैप ने शेयर किया है, ताकि इससे हमें पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले एज 100 मार्क्स का पेपर, हर पेपर 100 मार्क्स का, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आई कैप कभी भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करवाता आपसे, हमेशा हर पेपर में सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी होते हैं, ऐसे ही होता है ना। ओवरऑल ड्यूरेशन 3 hours 15 minutes की है, इसमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होगा जैसे नॉर्मली अदर पेपर्स में होता है। आंसर इन ब्लैक ओनली, ये रूटीन की रिक्वायरमेंट आई कि आपकी। पहला बड़ा क्वेश्चन, क्या इस पेपर में एमसीक्यूज होंगे? इसका जवाब है यस, इस पेपर में एमसीक्यूज होंगे। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज है, ये देखिए 15 मार्क्स एमसीक्यू स्टार्ट हो गए, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज कॉम्बिनेशन है, कुछ ईजी होते हैं, कुछ लेंथी है, कुछ डिफिकल्ट है, वो मिक्स कॉम्बिनेशन। हर एमसीक्यू 1 नंबर का है, टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हमारे पास आ गए। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 आप देखिए
क्या ये आपको कोई रिप्रोडक्शन स्टाइल का क्वेश्चन लग रहा है जिसमें आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है, आपने कुछ याद किया और उसको रिप्रोड्यूस करना है, कि लग रहा है कोई केस स्टडी है? केस स्टडी। इसका मतलब ये हुआ हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर केस स्टडीज भी आएंगी। वो कोई ना कोई आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगी, जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी, आपसे पूछेगा बताओ क्या गड़बड़ है, इसका हल क्या है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे आगे हमारी केस स्टडी। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 को एनालाइज करके बताइए, क्वेश्चन 3 आपको क्या लग रहा है, क्या ये कोई केस स्टडी है या कोई रिप्रोडक्शन का कोई रट्टा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है? अरे रट्टा टाइप का क्वेश्चन, तो उसका मतलब है इसमें हमें कुछ याद भी करना पड़ेगा और उसको कंसेप्ट पे लाएंगे। लेकिन याद रखें, याद भी प्योर रट्टा नहीं होगा हमारा, हम कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करें और इसको डेली लाइफ के साथ जो सिचुएशंस होती हैं उनके साथ रिलेट करें। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, कोई रटे वाला सवाल या केस स्टडी? केस स्टडी, शाबाश। फिर इसके बाद आ जाए क्वेश्चन 5, ये क्या है, रिप्रोडक्शन या रटे वाला सवाल? ये रटे वाला सवाल है या केस स्टडी? ये रटे वाला सवाल। फिर क्वेश्चन 6, ये क्या है? ये केस स्टडी है। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन डाटा के हैं, कुछ सिस्टम के, कुछ मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है वो डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अब ये बताइए ये कौन से वाला हुआ? ये रिप्रोडक्शन वाला। तो लगभग 6 क्वेश्चन है, आप देखें इसमें से 3 क्वेश्चन जो है 7, फिर इसके बाद 5 और फिर उसके बाद 3, ये रिप्रोडक्शन यानी रटे वाले हैं, और बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी है। यानी लगभग सेफली हम ये कह सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, कुछ रिप्रोडक्शन बेस्ड होंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होंगे केस स्टडी स्टाइल में। 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, कोई लगभग 42-43 मार्क्स का जो पेपर होगा वो हमारा रिप्रोडक्शन का होगा रटे वाला, और 42-43 मार्क्स का क्या होगा? केस स्टडी बेस्ड होगा। यानी मॉडल पेपर को देखें तो केस स्टडी और रिप्रोडक्शन की वेटेज लगभग इक्वल है। आप घर जाके मार्क्स भी कैलकुलेट कर लीजिएगा इनके, तो मेरा ख्याल है इक्वल ही वेटेज आएगी। लेकिन याद रखें ये लाजमी नहीं है, क्योंकि आईकैप का जो दूसरे सब्जेक्ट्स में पैटर्न है ना एक्चुअली पेपर का, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कर रहा है। तो इसलिए हम भी हर कंसेप्ट में उसको याद तो कर ही लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने उसको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन एक दफा आपने देख लिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस पूरे पेपर में आपको कहीं पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नजर आया है? कोई देख लीजिए फिर से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, बिल्कुल कैलकुलेशन भी होती है कुछ जगह पे, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर उसका यूज मिनिमम है, मिनिमम। आप देखिए आपको एक एमसीक्यू भी ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा जिसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो कंसेप्ट कौन से हैं? न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल नहीं है, टेक्निकल, बल्कि टेक्निकल भी नहीं कहना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, ये है जी इस सब्जेक्ट की नेचर और इस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का एनालिसिस। ये आखिरी चीज थी जो आज के ओरिएंटेशन लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। यहाँ पे तीसरा और आखिरी चेक पॉइंट है हमारे लेक्चर का। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वरना लेक्चर मेरी तरफ से क्लोज्ड है जी। कोई क्वेश्चन जी? हाँ, स्टडी मटेरियल, शाबाश, अच्छा सवाल पूछा है। स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपने, मेरा मशवरा है आईकैप का यूज नहीं करें, नहीं यूज करें। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और वो स्टडी मटेरियल थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हों जो आईकैप के कंसेप्ट से ज्यादा, स्टडी नोट से ना आपके जहन में ये आता है अच्छा अब आईकैप ने जो लिखा हुआ है ना उससे इजी होगा और उससे छोटा होगा। मैं नोट्स का कंसेप्ट ये इजी इंशाल्लाह होगा, उसके ऊपर मैं तवज्जो दे रहा हूँ, खुसूसी तवज्जो दे रहा हूँ कि वो इजी हो, वो लैंग्वेज ऐसी ना हो कि वो लगे कि कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट लोगों के लिए है, वो ऐसा हो जो लगे सीए के स्टूडेंट्स के लिए इजी हो। लेकिन कुछ जगह पे कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जहां पे लगता है कि दरमियान में गैप आ गया, उसने एक कंसेप्ट समझाया, उसने दूसरा कंसेप्ट, दरमियान में एक गैप छोड़ दिया, वो फिर मुझे गैप को फिल करना पड़ रहा है। हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं ना करूं, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये कि कोई एक्स्ट्रा चीज ना हो, लेकिन कुछ जगह पे जरूरी है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अब उसको एक्सप्लेन किया, अब मेरी तसल्ली नहीं, मुझे समझ नहीं आई उससे,
वो फिर मैंने इधर देखा, उधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मैंने कहा अच्छा ये दरमियान में एक चीज़ ऐसी है, ये 2-3 ये मिसिंग है, अगर ये इसके साथ जोड़ दिया जाए फिर आसानी के साथ हो जाएगी। तो हो सकता है कुछ कंसेप्ट ऐसे हों जो आपको आई कैप की बुक से लगे कि थोड़े लेंथी है, लेकिन इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश मेरी है, मुश्किल नहीं आएगी पेश। बाकी बहरहाल जितना को हो सकता है मैं उतना ही ईजी कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें तो टेक्निकल उसमें रहेंगी, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हर चीज़ क्लास में मौजूद हो जाएगी। बुक के बारे में सुन लीजिए, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब ये एक तरह से समझ लीजिए हमें कोई बुक के अलावा और कुछ ना, पास्ट पेपर हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, और खुद से सारा काम करना पड़ रहा है। सिर्फ सिलेबस गाइडलाइन मौजूद है, आई कैप की बुक मौजूद है, लेकिन उसमें कंसेप्ट जो हैं ठीक टेक्निकली करेक्ट हैं, लेकिन उस मुतमिन तो उसमें टाइम मेरा ज़्यादा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है ना, तो आपको होता है फर्स्ट टाइम जब आप जीरो से मेहनत करते हैं ना, वो तो उसमें कुछ डिले आ सकता है फाइनल बुक की शक्ल में आने में, ठीक है। अब वो मुझे कंफर्म नहीं, मे बी 1 वीक हो, मे बी 2 वीक हो, ठीक है, उम्मीद है इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 से 2 हफ्ते में इंशाल्लाह ये बुक आपके पास मौजूद होगी, ठीक है, लेकिन डिले कुछ हो सकता है। बहरहाल इसमें डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, मे बी कुछ डिले हो जाए, मेरी कोशिश है कि हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो लेकिन जब तक बुक नहीं आती, आपको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जो भी नोट्स, वो क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। बुक कंप्लीट नहीं हुई लेकिन चैप्टर तो कुछ कंप्लीट हो गए हैं ना, तो वो चैप्टर मैं आपके साथ क्लास में शेयर कर दिया करूँगा, जो भी हमने पढ़ना होगा जब तक बुक नहीं आती। क्लियर जी। बाकी आई कैप की बुक का रेफरेंस भी दे दूंगा, आप साथ में वहाँ से जाके पढ़ना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मैंने क्यों आपको मना किया। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज कर दें फिर। चलिए जी, आज का इस ओरिएंटेशन लेक्चर को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल से फिर हम बाकायदा चैप्टर का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।